Hello, Starians and dear NIT aspirant. This is RJR sir, and today we will discuss cell, the unit of life. The short topic is nucleus and chromosome. This is the last topic of this chapter, and this is lecture 12. This is lecture 12. So now come to the topic nucleus. न्यूक्लियस को बेटा एज ए सेल ऑर्गेनेल फर्स्टली डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831। ये सेल का एक ऑर्गेनेल ही था। बाद में न्यूक्लियस को स्टेन किया गया विद बेसिक डाइस और उसे एक नया नाम मिला क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने न्यूक्लियस के मटेरियल को एक नया नाम दिया जिसे बोला गया क्रोमेटिन। न्यूक्लियस की बात करते हो तो न्यूक्लियस सेल का वो कंपोनेंट है जो सेल के हर एक फंक्शन को डायरेक्ट करता है और जितने भी फंक्शंस हैं उसका कमांड न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ दिस सेल, क्योंकि सेल के अंदर एक सिस्टम उसको डायरेक्ट करने का काम करता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं रेगुलेटर ऑफ दी सेल। प्रेजेंस एब्सेंस की बात करोगे तो बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। इन दोनों के केस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हो तो ये भी वेरी करता है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये नंबर वेरी कर सकता है इन सेल टाइप टू सेल टाइप। जैसे लोअर क्लासेस ऑफ फंजाई लाइक फाइकोमाइसेटीज, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेटीज, बेटा वहां पर सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है। वहां की जो हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, एसेप्टेड टाइप की हाइफी है, तो वहाँ पर मोर देन वन न्यूक्लियाई होते हैं। मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज, वहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का केस आता है जहाँ पर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स है, वहाँ पर भी जो प्लाज्मोडियम उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो न्यूक्लियस का नंबर भी पर सेल क्या करता है? वेरी करता है। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं यूकैरियोट्स के, वहां पर सेल वन न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस की दो अवस्थाएं हैं। एक इंटरफेजिक न्यूक्लियस होता है और एक होता है यम फेज वाला न्यूक्लियस। बेटा यम फेज में जब सेल एंटर करता है ना, यम फेज ऑफ सेल साइकिल, जब डिवाइड करना होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इंटरफेज के दौरान, जो कि 95% टाइम होता है सेल साइकिल ड्यूरेशन का, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं जो क्रोमेटिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और पूरा अंदर का हिस्सा न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसके अंदर एक से अधिक, एक या उससे अधिक स्फेरिकल बॉडीज मौजूद होती हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस। तो इस तरीके से आप देखोगे तो न्यूक्लियस के दो मेन भाग हैं, एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो पर्पल कलर से दिख रहा है वो है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो पिंक कलर से दिख रहा है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसी पिंकिश न्यूक्लियोप्लाज्म में आप येलो कलर से देख रहे हो तो एक स्फेरिकल डेंस बॉडी मौजूद है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है बेटा। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो पिंकिश कलर है वह है क्रोमेटिन मटेरियल का, और आप देख रहे हो स्फेरिकल न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
येलो कलर से लगी हुई है। बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर बाउंड्री होती है, वो आउटर मेम्ब्रेन होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूएशन में पाया जाता है। आप इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। तो ये जो फिगर है बहुत ही सही डायग्राम हमें लगा, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बना है। एक है इनर मेम्ब्रेन और एक है आउटर मेम्ब्रेन। नीचे आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, दोनों के बीच की जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। और जो आउटर एनवेलप है, आप यहाँ बगल में देखेंगे तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन के साथ कॉन्टिन्यूएशन में पाया जा रहा है। वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का RER वाला होता है, उस पर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसी के कुछ राइबोसोम्स आउटर एनवेलप यानी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस पर भी मौजूद होते हैं। आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनवेलप सेवरल साइट्स पे उसमें पोर डेवलप हुआ है। ये पोर कैसे डेवलप होता है? जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उनके फ्यूजन से पोर डेवलप हो जाता है। ये जो पोर होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल बाहर जाता है, साइटोप्लाज्म का मटेरियल अंदर आता है। यानी अंदर बाहर आने जाने का एक तरीके से ये रास्ता हुआ। अंदर का पूरा हिस्सा ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आप देखोगे एकदम सेंट्रल पार्ट में जो ब्लैक कलर से डार्क कलर का स्पॉट दिख रहा है, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर भी आप देख पा रहे हो कि कभी कभी न्यूक्लियोलस की पैकेजिंग के दौरान कुछ क्रोमेटिन अंदर पैक हो जाते हैं, जिसे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं जो पेरीफेरी रीजन पे पाए जा रहे हैं, तो उसे पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। और न्यूक्लियोलस के चारों तरफ यू क्रोमेटिन है और यू क्रोमेटिन के चारों तरफ हेटेरो क्रोमेटिन है। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम लोग और इलाबोरेट करते हैं बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, यानी दो समानांतर मेम्ब्रेन होती है। दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये स्पेस की साइज है 10 to 50 नैनोमीटर। बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है एक बैरियर बनाता है इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी साइटोसोलिक पोजीशन। इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम करता है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूएशन में होता है, यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने फिगर में ऑब्जर्व किया है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इंटरप्टेड होता है बाय माइन्यूट पोर्स। हमने बताया कि माइन्यूट पोर का फॉर्मेशन किससे हुआ? बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। इन माइन्यूट पोर्स को बेटा न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये एक तरीके से पैसेज होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट किसका किसका हो रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट RNA का होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल का होता है, इन बोथ डायरेक्शन। ने बहुत सारी प्रोटीन ऐसी है न्यूक्लियस के अंदर वाली जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस के अंदर जाती है, ठीक है। और आप देखोगे RNA अंदर से बाहर निकल के जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ही अगर यूजुअली हम कंसीडर करें तो DNA से mRNA बनने की मैकेनिज्म होती है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, और mRNA से प्रोटीन बनने जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो mRNA एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कहानी। अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म का ही दूसरा नाम है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन होता है यह एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनस कोलोइडल एंड ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के दो भाग हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस जो कि सेंट्रल साइड में पाया जाता है, और दूसरा है क्रोमेटिन। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। द फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है, और जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो इन कॉन्टिन्यूएशन होता है विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस की कोई अपनी डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है, यानी न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न होने की वजह से न्यूक्लियोलस का जो मटेरियल है वो मिला होता है विद रेस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म।
बेटा न्यूक्लियोलस साइट होता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का, यानी यहाँ पर आरएनए की प्रॉपर सिंथेसिस चलती रहती है। ध्यान दो बेटा, जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा इंगेज होते हैं उनके न्यूक्लियोलस की साइज थोड़ी बड़ी होती है, और न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उनका नंबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्रोमेटिन, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स का जो दूसरा भाग है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, यानी एक तरीके से स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। बेटा क्रोमेटिन जो होता है ओवरऑल इंटरफेज में पाया जाता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस फाइबर्स, जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन होल न्यूक्लियोप्लाज्म। पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में यह थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फैला रहता है। क्रोमेटिन के कंपोजिशन पे जाते हो तो क्रोमेटिन बना होता है डीएनए, यानी मेजर पार्ट जो है वो है डीएनए, जो कि एसोसिएटेड होता है कुछ बेसिक प्रोटीन्स के से, जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन ऑक्टामर से बेसिकली डीएनए एसोसिएटेड होता है। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ आरएनए भी मौजूद होते हैं, किसके साथ, क्रोमेटिन के साथ। बेटा क्रोमेटिन जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। बेटा जो यूक्रोमेटिन है इसे हम एक्टिव क्रोमेटिन कहते हैं, ये रेडी होता है फॉर जीन एक्सप्रेशन। बेटा जो क्रोमेटिन का जो भाग प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इंगेज है एट ए टाइम उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, और जो इंगेज नहीं होता है उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय पढ़ाई वाले जीन ही केवल एक्टिव रहते हैं, बाकी सारे जीन क्या, इनएक्टिव रहते हैं। तो जो इनएक्टिव जीन है वो बेसिकली उस समय क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में है, और जो एक्टिव हैं वो क्या है, वो यूक्रोमेटिन के फॉर्म में है। तो यही एक्टिव और इनएक्टिव का डिफरेंस है। जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है, क्लास खत्म हुई, हम बदमाशी करने लगते हैं। अब उस समय क्या हुआ, हमारे पढ़ाई वाले जीन क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, और जो बदमाशी वाले जीन हैं वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो ये अच्छे और बुरे वाले जीन का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता रहता है, कभी कोई एक्टिव कभी कोई इनएक्टिव। बेटा ये जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का प्रोसेस है इसे बोलते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, जिसमें यूक्रोमेटिन बिकम हेट्रोक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन बिकम यूक्रोमेटिन। सेल की क्या जरूरत है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल मौजूद है, ऑर्गेनिज्म क्या डिमांड कर रहा है, उसके ब्रेन से किस तरह का मैसेज आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग जीन का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। जैसे क्लास में बैठा हुआ बच्चा यदि सिनेमा हॉल वाली फीलिंग अपने अंदर डेवलप करे और उस तरीके से हुटिंग करना शुरू करे तो टीचर उसे पीटना शुरू कर देगा। ये होता है रेगुलेशन। टीचर क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। वो उस समय केवल पढ़ाई वाले जीन ही यूक्रोमेटिन के फॉर्म में रहेंगे। यूक्रोमेटिन के केस में बेसिकली जो डीएनए होता है वो लूजली अटैच होता है विथ हिस्टोन, और हेट्रोक्रोमेटिन के केस में कॉम्पैक्टली अटैच होता है विथ हिस्टोन। इस वजह से आप देखोगे तो जब स्टेनिंग करते हैं तो यूक्रोमेटिन लाइट कलर की स्टेन लेता है और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क कलर की स्टेन लेता है। ध्यान से समझना, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क कलर की स्टेन लेता है और यूक्रोमेटिन लाइट कलर की स्टेन लेता है। क्यों, क्योंकि यूक्रोमेटिन के केस में डीएनए लूजली अटैच्ड है विथ हिस्टोन और हेट्रोक्रोमेटिन के केस में कॉम्पैक्टली अटैच्ड है विथ हिस्टोन। हिस्टोन का मात्रा बढ़ेगा तो स्टेन का मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे आते हैं। बेटा ध्यान दो, ये तो क्रोमेटिन तक की कहानी थी। कभी कभी क्या होता है, जब सेल डिवीजन होना होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस करके और क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके पास जो डीएनए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग होता है। 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए पाया जाता है। वो जो 2 मीटर का डीएनए है वो बेटा कॉम्पैक्ट हो के और करीब करीब 46 क्रोमोसोम, कितना, 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, जो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी के सेल्स के पास होती है। वो 2 मीटर का डीएनए कंडेंस होकर, सोचो एक एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया होता है।
जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है और उस प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। आप स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, फिर हम लोग कंटेंट पे आते हैं। ध्यान दो, इसमें 3 तरह के डायग्राम हैं। पहला वाला डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। बेटा एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम को आप ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम जो है वो ये डबल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, यानी डिवीजन के पहले वाला स्टेज है अभी। इस क्रोमोसोम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक होता है पी आर्म, एक होता है क्यू आर्म। पी आर्म जो है वो शॉर्टर आर्म को बोलते हैं और क्यू आर्म लॉन्गर आर्म को बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार नेट 2019 में, यहीं से क्वेश्चन था कि शॉर्टर आर्म को क्या बोलते हैं और लॉन्गर आर्म को क्या बोलते हैं। शॉर्टर आर्म बेटा पी आर्म होता है, लॉन्गर आर्म क्यू आर्म होता है। अब देखोगे तो एक क्रोमेटिड को यहाँ पर खोल के दिखाया गया। क्रोमेटिन बेसिकली क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बना है और जब ये खुल रहा है तो डीएनए दूर दूर जा रहा है और फाइनली डीएनए पूरी तरीके से क्या हो गया है, खुल गया। आप देख रहे हैं कि अगर रिवर्स चलते हो तो डीएनए का सेगमेंट जीन है, जीन आके एसोसिएटेड हुआ विथ हिस्टोन, बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम फर्दर सोलिनॉइड मॉडल का फॉर्मेशन करता है और सोलिनॉइड मॉडल्स के जो डीएनए है वो कॉम्पैक्ट हो गए, सोलिनॉइड लूप्स बना और वही क्रोमेटिड होता है। ध्यान दो, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, यानी यस फेज के बाद बना हुआ है। दूसरा वाला जो फिगर है इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 2 क्रोमेटिड्स एक साथ एसोसिएटेड हैं एट सेंट्रोमियर लोकेशन, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पर लोकेटेड हैं और उसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के बगल में होता है काइनेटोकोर, जिससे बेटा स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो वही चीज़ था इसमें। अब देखो, एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary construction or the centromere on the side of which a disc-shaped structure called kinetochores are present। बेटा हर क्रोमेटिड के पास एक काइनेटोकोर मौजूद होता है। कभी कभी क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी मौजूद होता है एट कांस्टेंट लोकेशन, उसे सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। और जो छोटा वाला फ्रेगमेंट होता है उसे सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। जैसे इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है सेंट्रोमियर, थर्ड वाले डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बगल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट कर रहे हैं। अब ध्यान दो, क्रोमोसोम की जो एंड होती है ना, उस एंड को हम बोलते हैं टीलोमर। टीलोमर बेटा जीसी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होंगे? जीसी रिच सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। अब क्रोमोसोम टाइप पे आते हैं। बेटा क्रोमोसोम जो टाइप है ना, ये डिपेंड करता है सेंट्रोमियर की लोकेशन पे। सेंट्रोमियर की लोकेशन यदि मिडिल में है तो क्रोमोसोम होगा मेटासेंट्रिक टाइप का। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पी आर्म और क्यू आर्म इक्वल साइज के हैं। और बेटा जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है वो भी शेप का होता है। आप देखोगे एनाफेज शेप। एनाफेज में जब पोलवर्ड माइग्रेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का आफ्टर दी सेपरेशन ऑफ आफ्टर दी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो क्रोमेटिड आर्म जो होते हैं उनकी फेस होती है टुवर्ड्स इक्वेटर और सेंट्रोमियर की पोजीशन होते हैं टुवर्ड्स पोल। अब इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों आर्म यदि इक्वल होंगे तो वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। फर्स्ट वाले डायग्राम में मेटासेंट्रिक वाले सेक्शन में आप देखोगे तो वी शेप बन रहा है। अब ध्यान दो, सेंट्रोमियर की लोकेशन यदि बिटवीन द मिडिल एंड एंड हो जाए, बिटवीन द मिडिल एंड एंड हो जाए, यानी स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाए, तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनता है। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो होता है यल शेप का। कैसा होता है? यल शेप का। यानी एक आर्म छोटी हो जाएगी, एक आर्म क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब ध्यान दो, सेंट्रोमियर यदि एंड के क्लोज चला जाए, यानी काफ़ी एंड के पास चला जाए, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हम जे शेप क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वो जे शेप का हो जाता है ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट। बेटा यदि सेंट्रोमियर एक एंड पे चला जाए
तो उसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये आई शेप का होता है। इस तरीके से एक हो गया मेटासेंट्रिक, एक हो गया सब मेटासेंट्रिक, एक हो गया एक्रोसेंट्रिक और एक हो गया टीलोसेंट्रिक। आप ध्यान दो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का होता है। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो मिडिल पोजीशन में होती है और 2 इक्वल आर्म्स पाए जाते हैं। सब मेटासेंट्रिक एल शेप का होता है और यहाँ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल होता है। और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक छोटी आर्म मिलती है और एक बड़ी आर्म मिलती है। एक्रोसेंट्रिक में भी छोटे और बड़े आर्म का फॉर्मेशन होता है। जो छोटा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और एक्रोसेंट्रिक के केस में जो सेंट्रोमियर है वो क्लोज टू एंड पहुंचा होता है, क्लोज टू एंड। और टीलोसेंट्रिक के केस में जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल पोजीशन पर ही लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को हम बोलते हैं आई शेप्ड क्रोमोसोम। तो बेटा ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के टाइप्स। इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जाननी थी। थैंक यू।